हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। उसमें हमने छोटी छोटी टर्म्स होती है जो अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, उनका मीनिंग पढ़ा था कि क्या क्या वो टर्म्स होती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सबसे पहले हम जानेंगे कि मीनिंग क्या होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये वो होते हैं जो कि हम क्या प्रोवाइड करते हैं, रूल्स प्रोवाइड करते हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, ताकि यूनिफॉर्मिटी आ सके। किसके अंदर जब प्रेजेंट करें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जब प्रेजेंट करें एंड प्रिपेयर करें। तो दोबारा रिपीट करते हैं, क्या होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल होते हैं जो कि रूल्स एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, ताकि यूनिफॉर्मिटी ला सके किसके बीच में, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें एंड प्रेजेंट करें उस टाइम। क्योंकि अगर डिफरेंट जो पर्सन है वो डिफरेंट तरीके से अगर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल लाए गए, ताकि हर बंदा सेम अपने प्रिंसिपल क्या करेगा, फॉलो करेगा जब भी वो बुक्स ऑफ अकाउंट में भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा, ताकि यूनिफॉर्मिटी आ सकेगी, ताकि एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल सकेगा, ताकि हम कंपैरिजन भी इजीली कर पाएंगे। इसलिए क्या लाए गए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल लाए गए। ठीक है, तो ये था इसका मीनिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। अब हम पढ़ते हैं फीचर्स क्या होती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। ठीक है, सबसे नंबर 1 है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे बने हैं वो किसको देख के बने हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज, प्रोफेशनल बॉडीज, कस्टम। ठीक है, इन सभी चीज़ को देख के हमने क्या बनाया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाया है। जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये स्टैटिक नहीं है, मीन्स ये एक कॉन्स्टेंट नहीं है कि आपको यही यूज़ करने हैं, एज इट इज़ यूज़ करने हैं। उसके अंदर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जब में नीड हो, लीगल के अकॉर्डिंग, कस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है, इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग। तो हम उन प्रिंसिपल्स के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, आर नॉट स्टैटिक, कि ये एक कांस्टेंट नहीं रहेंगे, ये चेंजेबल होते रहेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे। सेकंड वन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैन के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड बिकॉज ऑन किस पे बेस्ड है, उनके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। दे आर नॉट एग्जैक्ट प्रिंसिपल। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, एक ह्यूमन बीइंग के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। उस एक्सपीरियंस को लेके ह्यूमन बीइंग ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाए हैं। हाँ, पर जो ये वाले प्रिंसिपल है, जो नेचुरल साइंस है, उसकी तरह एग्जैक्ट प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि ये प्रिंसिपल लेबोरेटरी के अंदर टेस्टेड नहीं की गई है। इसे हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड है। थर्ड वन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो जनरली मतलब हर एक के द्वारा एक्सेप्ट की गई है। इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी, रेलिवेंसी, थर्ड पॉइंट है फैसिबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शंस को, वो किसके बेस पे कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के बेस पे, वाउचर्स के बेस पे। तो वो क्या है, एकदम
वैलिड है, एकदम प्रूफ है हमारे पास कि हमने किसके बेस पे रिकॉर्ड किया है, कोई भी हमारी पर्सनल बायसनेस उसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो वो क्या ऑब्जेक्टिविटी है। नेक्स्ट है रेलिवेंसी। अकाउंटिंग जो है वो डिफरेंट पर्सन्स होते हैं, उनको उनकी नीड के अकॉर्डिंग क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि इन्वेस्टर्स को कि क्या इस बिजनेस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमें इन फ्यूचर में हमारा पैसा वापस मिल जाए। बैंकर क्या देखता है, बैंकर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है, गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखती है, तो उनकी अपनी अपनी नीड है, वो अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अकाउंट्स को चेक करते हैं, तो क्या वो रेलिवेंसी भी है। फैसिबिलिटी, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई भी ज़्यादा कॉस्ट अराइज नहीं हो रही, ठीक है, तो वो फैसिबिलिटी भी है। तो इसलिए जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, यहाँ पे प्रिंसिपल्स सुनाएगा, इसलिए जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो क्या है, जनरली एक्सेप्टेड है, बस हर एक पर्सन के द्वारा वो एक्सेप्ट किए गए हैं। तो ये 3 फीचर्स हैं और थर्ड फीचर में इसके सब पॉइंट है, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड, ठीक है। ये 3 फीचर्स हैं, आप नोट कर लो, उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन कौन से हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सबसे पहले हम जानते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल 2 चीज़ों पे बेस्ड है, एक है अकाउंटिंग कंसेप्ट, एक है अकाउंटिंग कन्वेंशन। जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो किस पे बेस्ड है, वो रूल्स पे बेस्ड है, और जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है वो किस पे बेस्ड है, कस्टम पे बेस्ड है। जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो क्या मैंडेटरी है कि ये हमें फॉलो करने ही पड़ते हैं, हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती। बट जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है वो हमारे किस पे, पर्सनल बायसनेस पे है, बस हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे फॉलो करें या ना करें, हम इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हैं। बट अकाउंटिंग कंसेप्ट में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, जैसा है हमें एग्जैक्टली वही फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल 2 चीज़ों पे बेस्ड होता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट है रूल्स पे बेस्ड, अकाउंटिंग कन्वेंशन है हमारा कस्टम पे बेस्ड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट कौन कौन से होते हैं। करें स्टार्ट, कर दो रफ। सबसे पहले लिखते हैं हम अकाउंटिंग कंसेप्ट, ठीक है। अकाउंटिंग कंसेप्ट में फर्स्ट वन है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। फर्स्ट वन है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, जो बिजनेस है और जो ओनर है दोनों के सेपरेट है, दोनों की आइडेंटिटी सेपरेट है, दोनों के जो भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वो भी क्या होंगे, सेपरेट होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमें पता है जो बिजनेस है उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सब का एक अलग अकाउंट बनाया जाता है, एक अलग से बुक्स बनाई जाती है, और उसमें सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। और जो एक प्रोप्राइटर, जो एक ओनर है, उसका एक अलग अकाउंट बनता है, उसके अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं, सेपरेट रखते हैं। जो एक प्रोप्राइटर है जब वो एक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो क्या बनता है, ओनर बनता है। पर एक बिजनेस के लिए वो क्या रहता है, क्रेडिटर रहता है कि उसने बाहर से पैसा उधार लिया है, और वो क्या बनती है, उसकी लायबिलिटी बनती है। हाँ, फर्क ये इतना है कि वो इंटरनल लायबिलिटी है, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं, क्योंकि वो बिजनेस के अंदर से ले ली है उसने, ठीक है। तो वो क्या बनी, उसकी लायबिलिटी बनी तो कहाँ पे शो करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं, लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो क्या हुई,
बिजनेस की अलग से बना बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे एक ओनर है, ओनर ने कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है या कोई उसने पर्सनल लोन लिया है, ठीक है, तो या फिर उसने ड्राइंग्स ली है बिजनेस में से, तो वो क्या है कि बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं, बिजनेस में अकाउंट्स में दिखाते नहीं, वो उस पर्सन के अकाउंट में दिखाएंगे कि उसने कितनी ड्राइंग ली है, उसने कितना लोन लिया है, उसने कितनी इन्वेस्टमेंट किया है, उसके अलग से अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट वही है कि जहाँ पे हम बिजनेस को और एक ओनर को दोनों को अलग अलग रखते हैं, दोनों की आइडेंटिटी अलग होती है, इससे दोनों के जो सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, तो वो कौन सा है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है। सेकंड वन है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मीन्स क्या होता है, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो मनी की फॉर्म में होती है, जिसे हम इजीली मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन क्यों ना हो, बट जब हम उसे मनी की फॉर्म में हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते तो हम उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कोई स्ट्राइक आ गई, कोई लॉकआउट हो गया, या कोई कंपटीटर कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा आ रहा है, तो हम उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो मनी की फॉर्म में नहीं है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस सिर्फ वही रिकॉर्ड की जाएगी बुक्स ऑफ अकाउंट पे जो कि मनी की फॉर्म में है, वो है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। थर्ड वन है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में क्या होता है कि जब भी हम एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हैं तो हम अपने माइंड में ये लेकर चलते हैं कि हम अपना बिजनेस लंबे समय तक चलाएंगे, हम 1 साल या 2 साल के अंदर उसको लिक्विडेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो कौन सा कंसेप्ट हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। इसमें जो भी हम फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं उसमें, जैसे हमने मान लो 50,000 की हमने फिक्स एसेट्स परचेज की, कोई भी मशीनरी परचेज की, उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 साल की उसकी यूजफुल लाइफ है, तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 10,000 उसको डेप्रिसिएशन हर साल लगता जाएगा। और बैलेंस शीट में वो 40,000 मीन्स 50,000 माइनस में डेप्रिसिएशन के अमाउंट माइनस करके हम कहाँ पे शो करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो ये एसेट्स हमने परचेज की है वो बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक यूज होगी, ये नहीं हमने 1 साल यूज की, हमने सेकंड साल उसको बेच दिया, ठीक है। मैं लिख के बताती हूँ आपको एग्जाम्पल। हमने परचेज की एक मशीनरी कितने की, 50,000 की, और 5 ईयर्स उसकी क्या है, लाइफ है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हम निकाल दे स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो 50,000 डिवाइड बाय 5, 10,000 पर एनम क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। जब हम ये लेके चल रहे हैं कि हमारे जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, तो जो हम एसेट से परचेज कर दे वो भी क्या चलेगी, लॉन्ग टाइम तक चलेगी। इसलिए हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो शो करेंगे मशीनरी, तो उसमें जो वैल्यू है 50,000 माइनस में 10,000 डेप्रिसिएशन माइनस करके ही शो करेंगे 40,000, ठीक है। अगर हम अपना बिजनेस लॉन्ग टाइम तक नहीं चला रहे, मीन्स हम 1 साल के बाद उसका लिक्विडेशन कर देंगे, तो उस टाइम हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, उस टाइम हम क्या कर देंगे, एग्जैक्टली 50,000 की सेम वैल्यू जो है अपने बैलेंस शीट में शो कर देंगे। एसेट साइड में मशीनरी हमने 50,000 की खरीदी है, सीधा 50,000 शो कर देंगे बैलेंस शीट में। अगर हमें बिजनेस लंबे समय तक चलाना है तो हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट हर साल माइनस करके दिखाएंगे, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर। तो वो हमारा क्या है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। ठीक है, आगे समझ में, इसमें बस इतना ही था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में। फिर है फोर्थ वन है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में क्या होता है
हमें वैसे एक्चुअल जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जब हम बिजनेस को बंद करते हैं तभी हमें पता चलता है, ठीक है, कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है, हमें कितना लॉस हो रहा है। बट क्या हम तब तक बैठे रहे इंतजार में, जब हम अपना बिजनेस बंद करेंगे तभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन मिले? हम नहीं कर सकते ऐसा। तो इसलिए क्या करा कि हमने हर साल क्या करा, हमने बैलेंस शीट बनानी स्टार्ट की, ताकि हमें आइडिया मिल जाए कि हमारा कितना प्रॉफिट आ रहा है, हमें कितना लॉस आ रहा है। तो इसके लिए 12 मंथ डिसाइड किए गए और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल से 31 मार्च लिया गया कि इन 12 महीने के अंदर हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, ताकि हमें पता चल सके हमारा कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है। हाँ, ट्रू वैल्यू पता नहीं चलेगी, बट हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारा कितना प्रॉफिट है और कितना हमें लॉस आ रहा है, ठीक है। और इससे क्या हो गया, इससे हेल्प भी मिल जाएगी जो हमारे जैसे कि इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, बैंकर है, गवर्नमेंट है, उन्हें भी तो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो हमें लोन प्रोवाइड करता है या हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, वो किस बेस पे करेगा, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के। इसलिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए, इसलिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट लाया गया कि 12 महीने के अंदर अंदर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो वो है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूल एक्सपेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल एक्सपेक्ट कंसेप्ट क्या होता है, इसमें जो भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वो हम 2 साइड रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट वन डेबिट साइड, सेकंड वन क्रेडिट साइड। में जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएगी वो दोनों साइड रिकॉर्ड की जाएगी, फर्स्ट डेबिट साइड भी एंड क्रेडिट साइड भी। ये कि हमारा अकाउंटिंग का रूल है, ठीक है। तो ये कौन सा हमारा आ गया, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इसे हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। इसको हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। आप ये नोट कर लो, फिर हम एक लास्ट वन और पढ़ेंगे और करेंगे कल, ठीक है। नोट कर लो एक बार आप ये। हमारा लास्ट कंसेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इसे हम कॉस्ट कंसेप्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी हम फिक्स एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, बैलेंस शीट में, वो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट लेके चलते हैं, ना कि मार्केट प्राइस। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसके लिए एक डॉक्यूमेंट होता है, एक वाउचर होता है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और है, अगर हमने जो एसेट्स की जो परचेज प्राइस पर हमने रिकॉर्ड कर दिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो हम नहीं मानेंगे कि हमने कॉस्ट कंसेप्ट यूज़ किया है। जब हम परचेज प्राइस में से डेप्रिसिएशन के अमाउंट माइनस करने के बाद जो बची वैल्यू, जब हम वो वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो हम मानेंगे कि हमने कॉस्ट कंसेप्ट को यूज़ किया है, ठीक है। तो इसकी जस्टिफिकेशन में क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि हमें एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है। सेकेंड वन है पर्सनल बायसनेस नहीं रहती। थर्ड वन है स्टेबल रहता है, चेंजेस नहीं होते इसके अंदर, ठीक है। एंड फोर्थ वन है हम इजीली हम ट्रैक कर सकते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। एंड फिफ्थ वन है कि डिफ़िकल्टी होती है कि मार्केट प्राइस जानने में एसेट्स की। फिर इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, सबसे पहले कि हमें हिडन प्रॉफिट पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस हो सकता है कि आज उस एसेट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई हो, बट हम रिकॉर्ड किस में कर दें, हम तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दे हैं, तो हमें जो प्रॉफिट है वो पता नहीं चलेगा, ठीक है। सेकेंड वन है एसेट्स हम वही रिकॉर्ड करते हैं जिसके लिए हमने पे किया हो, जिसके लिए हमने पे ही नहीं किया वो हम रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल गुडविल है, गुडविल अगर हमने परचेज किए तो हम रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, अगर हमने परचेज ही नहीं की तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तब भी हमें प्रॉफिट का पता नहीं चल सकता, ठीक है। एंड एक है कि हमें एक्चुअल में प्रॉफिट तब भी पता नहीं चलता जब हमारा इन्फ्लेशनरी पीरियड हो, जब बहुत ज़्यादा मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है, पर हम किस में लेके आ रहे हैं, हम तो अपनी कॉस्ट कंसेप्ट यूज़ करते हैं, हम तो अपने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो उस टाइम जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो भी हमें ट्रू प्रॉफिट जनरेट नहीं करती कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये क्या थी, इसकी ड्रॉबैक्स थे। अगर हमने आज कितने कंसेप्ट पढ़े, 6 कंसेप्ट हम कल आज कर चुके हैं,
और जो बचे हुए वो हम करेंगे कल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।